मतलब अपने पास इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं और अपन दुनिया जहां ढूंढ रहे हैं। तुम बस एक डिसिप्लिन है जो फॉलो करो। करते हैं लोग कि तुमको क्या फायदा हुआ। ये आजकल बहुत महंगा हो रहा है। इतना कुछ है। अच्छा भाई, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुमको कैसे इम्प्रूवमेंट। यूके जैसी कंट्री में इंडिया को कम मत आंकना भाई। तो आप सोचो कि अब दुनिया से कट गए हो। मतलब भगवान तेरी गलती है, तूने भगवान ब्लेम करना इंसान को सबसे पहले आता है, राइट। यथाभूत सच्चाई कि अगर आपने रिएक्शन समझ लिया, बट उसके अलावा कुछ नहीं। करेक्ट ये ऑब्जेक्टिव है इनका। अब इंटेंशन। पता नहीं आज बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ मैं इस बात पे आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल मेडिटेशन है। कोई मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स योर डिस्कवरी। अब ये सब चीजें इलाज तो करती नहीं है। माइंड प्यूरिफाई करना है। हो गया। भाई तुमने नाम लिया था विपासना का, हाँ थोड़ा डिटेल में बताया था उसके बारे में, थोड़ा समरी में बताया था, अभी थोड़ा डिटेल में बताना कैसे क्या क्या करता है विपासना। एक दो सवाल पूछता हूँ छोटे छोटे कि यूके जैसी कंट्री में तेरे को 10 दिन रहना हो, 10 दिन खाना हो, मिनिमम खर्चा कितना आएगा? कम से कम 1500 पाउंड। कम से कम 1500 पाउंड। और यही चीज अगर इंडिया में करनी है, यार इंडिया का आइडिया नहीं है, मतलब 1 लाख। चलो अगर मान लो 1000 रुपये पर डे का भी पड़ रहा है, सस्ते से सस्ता। 1000 कुछ नहीं होता इंडिया में आजकल। मजाक कर रहा हूँ भाई। कहने का मतलब कि मिनिमम 10,000 से चालू हो जाएगा। 10,000 पर डे के हिसाब से हो तो होना चाहिए इंडिया में भी यार। चल 5 पे सेटल करते ना, तेरा मेरा 5 5 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 5 का भी हो गया, 10 तो हो गया, 50,000 हो गया। हाँ, इंडिया को कम मत आंकना भाई, आजकल बहुत महंगा हो रहा है, बिल्कुल सरकारें गिर रही है। तूने बोला कि यहाँ 1500 पाउंड, इंडिया में 50,000 या अच्छा, यहाँ के 1500 पाउंड मतलब इंडिया के 1.5 लाख रुपए। अगर आपको कोई कहे कि मैं तुमको ये फ्री में दूंगा तो कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा यार। ओके। और देखो तुमको खाना भी मिल रहा है, तुमको रहने की जगह भी मिल रही है, ठीक है ना। हालांकि वो तुमसे एक बहुत एक्सपेंसिव चीज तुमसे मांगते हैं, वो है कि तुम्हारे जीवन के 10 दिन दे दो हमारे को, और उन 10 दिनों में भी तुम बस एक डिसिप्लिन है जो फॉलो करो, और हम जो टेक्निक तुमको बता रहे हैं वो तुम सीखो। हम तुमसे कोई काम नहीं करा रहे, हम तुमसे कोई बदनुमा मजदूरी नहीं करा रहे, हम तुमसे कुछ भी नहीं ले रहे। ओके, बेसिकली हम तुमको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर बांध रहे हैं और तुमको उसको फॉलो करना है। और क्या डिसिप्लिन है वो? एक दो एग्जांपल देता हूँ, सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है, बट जैसे कि तुमको 4 बजे उठना है सुबह, ठीक है ना, और 6:30 बजे तुमको नाश्ता मिलेगा, 11 बजे तुमको खाना मिलेगा, और फिर शाम की चाय मिलेगी। इन 3 टाइम के अलावा तुमको और कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, मतलब तुमको डिनर नहीं मिलेगा। अच्छा। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लंच बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। शाम को चाय में मतलब आप टोस्ट खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप जूस पी सकते हो, ओके, बट उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। आपका सुबह का टाइम हो गया, आपका खाने का हो गया। अब इनके बीच में वो आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स बताते हैं, और मेरे हिसाब से अगर मैं इसको 1 लाइन वर्ड में बताऊं, ये दुनिया का सबसे मुश्किल मेडिटेशन है। अच्छा। इसलिए क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन की बात की थी हमने एक ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी। गाइडेड मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन बहुत होता है। वी विजुअलाइज थिंग्स, वी इमेजिन। आप जा रहे हो पहाड़ों में लाइट के पास, एक लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, जो भी आपको वो करवाते हैं, इसमें विजुअलाइजेशन होता है। बिल्कुल। और जो मंत्रों की बात की थी उसमें वर्बलाइजेशन होता है। उसमें बोला जाता है कि आप ये मंत्र बोलो, या आप ये कहो, या ये रिपीट करो। बिल्कुल। इन दोनों में क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, फोकस कर रहा है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो करके फोकस कर रहा है। दैट मीन्स यू आर एंगेजिंग योर माइंड एंड देन अलाउइंग इट टू कॉन्सेंट्रेट। विपासना बोलता है कि ना तो आपको विजुअलाइजेशन करना है, ना आपको वर्बलाइजेशन करना है, ना आपको कोई भी इमेजिनेशन करनी है। तो क्या करना है फिर? अब इन चीजों को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? उनका एक वर्ड है, वो बोलते हैं यथाभूत, रियल, सच्चाई। जो अभी की सच्चाई है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको देखते हो, और ये वो करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप एक लाल गाजर पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, तो बोला कि 1 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम होता है। विपासना आपको बोलता है कि आपको कुछ भी एक्सटर्नल एड लेकर के अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको शुरू के 2 दिन वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन करवाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सांस को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। सोचो आप 24 घंटे, हम 12 घंटे मान के सोच चल रहा हूँ कि आपने 12 घंटे एक दिन मेडिटेशन किया, 12 घंटे दूसरे दिन मेडिटेशन किया, और आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस को कॉन्सेंट्रेट किया है। तो मतलब वो 4 बजे सुबह उठा के 12 घंटे का मेडिटेशन कराते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब था कि जैसे 4 बजे एक सेशन हुआ,
फिर 6:30 मतलब ओवरऑल दिन में कितने घंटे का मेडिटेशन होता है? देखिए, देखा जाए तो बुद्धा एक लास्ट में उन्होंने एक बात बोली थी कि बुद्धा वांट्स यू टू मेडिटेट एवरी सेकंड। ये वो बोलते हैं अपने डिस्कोर्स में। लेकिन वो जिस तरह का शेड्यूल बनाते हैं उसमें वो कहते हैं कि हम आपको 1-1 घंटे के 3 सेशन देंगे, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर हॉल में बैठ करके हमारे साथ मेडिटेशन करना ही है। So 3 hours of meditation is compulsory. अच्छा, Rest of the period they recommend you to go either sit in the meditation hall and meditate with us, or go to your place and meditate, or wherever you want to basically meditate, आप meditate करो। अच्छा, लेकिन उस पर कंपल्शन नहीं है या उस पर वो डिसिप्लिन नहीं है। तो लोग करते भी है, लोग नहीं भी करते, जिनको प्रैक्टिस कैसी करनी होती है। अब आप सोचो कि और प्लस आप उन 10 दिनों में किसी से बात नहीं कर सकते, आप मौन व्रत लेते रहते, आप चुप रहते हो, आप किसी से बोलते नहीं। मोबाइल आपका पहले दिन आके बंद कर आपसे ले लिया जाता है, लॉक करके चाबी रख दी जाती है कि आखिरी दिन आप चाबी ले लेना, आपका मोबाइल खोल के आपको दे दिया जाएगा। आप कोई भी रीडिंग मटेरियल नहीं ले जा सकते, आप कुछ भी पढ़ नहीं सकते। अच्छा, आप कोई भी राइटिंग मटेरियल साथ में नहीं रख सकते, आप कुछ भी लिख नहीं सकते। ये 3 चीजों का आप पे डिसिप्लिन है। इनका कारण ये है कि वो आपको कहते हैं कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल चीज आपके अंदर नहीं आ रही है और आप अपने अंदर से कोई चीज बाहर नहीं निकाल रहे हो। इससे उनका कहने का मतलब है इससे आप कुछ नया कर्म या नया क्रिएट नहीं कर रहे हो। बेसिकली ना कोई नया आइडिया आ रहा है, ना आप अपना आइडिया बाहर निकाल रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी एंटरटेनमेंट, राइट, नाइदर यू आर टॉकिंग टू एनीबॉडी। कुछ एक एक्सेप्शन है बात करने में। अगर आपको टेक्निक को लेकर कोई सवाल है, आप टीचर से पूछना चाहते हो, तो दिन में एक पर्टिकुलर आवर दिया जाता है, उस टाइम पे आप टीचर से पहले टाइम लेकर के सवाल पूछ सकते हो। और दूसरा जो बहुत रेयर होता है कि अगर आपको रहने की बोर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ कर रहे हो, कोई और प्रॉब्लम है आपके कमरे में, मान लो कि कोई लीकेज है या कुछ भी है, तो आप मैनेजर को जाके बोल सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज लुक इनटू इट। बट इन दोनों चीजों के अलावा बात नहीं करते, आप चुप रहते हो। आप ये सोचो कि आप किसी को देख करके हाय या हेलो या मुस्कुराते भी नहीं, किसी भी तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। तो आप सोचो कि आप दुनिया से कट गए हो। आप सोचो कि आप उस टाइम पे अगर मान लो कोरोना आया होता तो आपको पता भी नहीं चलता, आपको 10 दिन पता चलता कि ऐसा कुछ हो गया, दुनिया में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, बाय द वे मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, जब मैंने विपासना करा था पहली बार, तो मैं मार्च 2020 में गया था और मेरे जाने से पहले कुछ 10-12 केसेस थे और मैं जब वापस आया तो वो केसेस 1000 में पहुंच गए। तो दुनिया बदल गई और पैनिक सिचुएशन हो गई थी, मुझे ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो लोग बेसिकली आपको 10 दिन के लिए रखते हैं, पूरा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट रखते हैं, डिस्कनेक्टेड रखते हैं और आपको बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो। 3 घंटा मैंडेटरी है, लेकिन बाकी टाइम कर सकते हो। और मेडिटेशन में वो कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं देते, बस बैठ के अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो। पहले 2 दिन यही होता है। अच्छा, उसके बाद पहले 2 दिन यही होता है। देखो, उसके बाद की जो टेक्निक्स है वो मेरे जैसे बंदा जो अभी जस्ट किंडरगार्टन ऑफ विपासना से होकर आया है, अच्छा, वो उसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। हाँ, देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था शायद अपने पिछले पॉडकास्ट में कि हमारे जो मेडिटेशन होता है, हमारा जो कोई भी तरह का कार्य होता है, किसी भी तरह का कर्म होता है, उसको करने के कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसको मैंने इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बोला था कि आप किसी एक्सटर्नल चीज को देखते हो, आप उसको फील करते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर उस पर रिएक्ट करते हो। तो ये मेडिटेशन आपको मेटाफिजिक्स लेवल पर उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करना सिखाता है, उन रिएक्शंस को, उन फीलिंग्स को स्पॉट करना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद एक चेंज जो मेरे अंदर आया था वो ये था कि पहले क्या होता था कि मुझे कुछ खाने का मन करता था और मैं जाके खा लेता था। इसके बाद क्या हुआ, उस मेडिटेशन की टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद, उस मेटाफिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के बाद जो चेंज आया कि अब जब मुझे इच्छा होती है कुछ खाने की या क्रेविंग होती है, इमीडिएटली मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता है अपनी बॉडी में कि हाँ, कुछ चेंज हुआ है, कोई चीज है जिसको मैं पकड़ लेता हूँ कि हाँ, कुछ हुआ है। एंड दिस इटसेल्फ इज एक्चुअली अ वेरी बिग सक्सेस इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन दैट प्रैक्टिस। कि कल को मान लो कि तुमने कुछ कहा मुझे जो जिसपे मुझे गुस्सा आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आज से शायद 10-20 साल बाद अगर तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, तो शायद मैं उस इमोशन को भी पकड़ लूंगा कि हाँ, इसने बोला। गुस्सा आने से पहले मेरे बॉडी में जो चेंजेस हुए, जो भी सेंसेशन हुई, उसको मैं पकड़ पाया और मैं ऑब्जर्व कर पाया उसको। ये ऑब्जेक्टिव है इनका। अब ये सोचिए कि आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी के सेंसेशंस को वो इस तरह से आपको
स्कैन करवाते हैं अपनी बॉडी का कि आप अपने बारे में इतना कुछ जान लेते हो, इतना कुछ जान सकते हो अगर सीरियसली प्रैक्टिस करो, कि वो आपको एक चाबी दे सकती है अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब ये सोचिए कि वो आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो उनका मोटिव नहीं है, वो आपको एक टेक्निक सिखा के बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि देखो, अब लोग बोलेंगे कि वो लोग डोनेशंस भी लेते हैं, वो लोग डोनेशंस मांगते नहीं। अगर आपने डोनेशन नहीं देनी तो कोई आपको आकर रोकेगा नहीं कि आपने डोनेशन नहीं दी। आपकी इच्छा आप दो, आपकी इच्छा आप ना दो, कोई कुछ पूछता भी नहीं, कोई ट्रैक भी नहीं रखता कि आपने दिया है कि नहीं दिया। लेकिन ये एक चीज और उन्होंने वही थी जिसके लिए मैं बोलता हूँ ये दुनिया का सबसे मुश्किल मेडिटेशन है, कि आपको कोई एक्सटर्नल एड नहीं मिल रही है, आप अपने साथ हो। आप अपने साथ हो मतलब कि आपके पास अपनी कंपनी है। आपकी कंपनी अच्छी या बुरी ये आपको उस दिन पता चल जाता है जब आप अपने साथ सिर्फ 10 दिन निकाल पाते हो और उसमें भी आपको लगता है कि बहुत हो गया भाई। ओके, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किसी के भी साथ होगा जो विपासना करेगा। आखिरी दिन एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट ये है, दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, कि आप जब वहां पे रह रहे हो तो यू आर लिविंग लाइक ए मॉन्क। तो आपका ईगो जो होता है कि हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने कमाया वो खा रहा हूँ, मैं अपने पैसे की पी रहा हूँ, दीज आर ऑल ईगो सेंट्रिक स्टेटमेंट्स। आप वहां पे रहते हो तो किसी के डोनेशन की वजह से आपको खाना मिल रहा है, किसी की डोनेशन की वजह से आपके सर पे छत है, किसी की डोनेशन की वजह से हीटिंग या जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का चीज मिल रही है ये मिल रहा है। ये आपको इस तरह से दिखाता है कि हाँ आपके अंदर जो अहम है वो उसको हिट करते हैं। यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ ए मॉन्क। दूसरा, 90वें दिन वो आपको बोल देते हैं कि देखो अब आपको 10वें दिन के बाद, 10वें दिन आपको बोलते हैं कि अब आपको जाना है बाहर की दुनिया में। अगर हमने आपको चुप रहते रहते सीधा छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप ब्रेस नहीं कर पाओ इम्पैक्ट। ओके। एकदम से इतनी साउंड, इतनी आवाजें, 10 दिन की प्योर शांति, और एकदम से आप दुनिया में आ जाओ, लोग बकर कर रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, तो आप थोड़े से विचलित हो सकते हो। तो आखिरी दिन वो आपको अलाउ कर देते हैं बात करना। उस दिन जो बातें होती है ना भाई लोगों से, वो अनपैरेलल है। मतलब मैं लाइफ लॉन्ग याद रख सकता हूँ ऐसे कन्वर्सेशंस हुए मेरे। अच्छा। कि हम लोग को जब बात करने के लिए छोड़ दिया गया तो लोग भी मतलब स्पिरिचुअलिटी में भरे पड़े हैं, लोगों ने मेडिटेशन किया, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और वो अपने आइडिया शेयर करने लग जाते हैं, वाद विवाद होता है, लोग कई बार आर्गुमेंट भी करते हैं, लेकिन वो इतना हेल्दी होता है और उस लेवल का होता है ना, 10 दिन तक हर कोई चुप था, हर कोई भरा बैठा था, वो निकाल रहा है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे बोला कि अभी किसी ने मेरे साथ कुछ किया और मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने वो पकड़ लिया पहले ही, तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो उसे क्या बस ऑब्जर्व करो और देखो? नहीं, देखो आपका कर्म को नहीं रोका जाता। उसने इसको सिर्फ ये बोला कि आप ऑब्जर्व करो, आपको न्यूट्रल होकर के आपने उसको देखा। देखो इसमें आपके रिएक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, नॉट रेगुलेट कर रहे हैं, बेसिकली आपको बता रहे हैं कि भाई देख ये गुस्सा है और गुस्से का एलिमेंट तेरे अंदर आ चुका है, अब तू देख रहा है उसको। अब या तो तू उसको एक अनकंट्रोल्ड वे में उसको एक्सप्रेस करे, या तू उसको एक्सप्रेस करे कि तू विथ अवेयरनेस कि तुझे गुस्सा आ चुका है। कई बार जब गुस्सा आता है हमको अवेयरनेस नहीं होती। अब अगर तुम अवेयर हो और तुमको पता है कि यार ये हो रहा है मेरे साथ, तो तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा रिएक्शन बहुत 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 अलग हो जाता है। नहीं, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है कि हो सकता है उन्हें अवेयरनेस हो, जैसे तुमने वो खाने वाला एग्जांपल दिया, गुस्से वाला एग्जांपल दिया, हो सकता है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि उनको ये खाना नहीं खाना चाहिए या फिर उसको इस आदमी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गुस्से में मार देते हैं और क्रेविंग में खा लेते हैं। हाँ देखिए ये तो उसमें क्या तो गुस्से में मारना इज अ रिएक्शन, और क्रेविंग में आके खा लेना इज अ रिएक्शन। रिएक्शन से पहले की जो स्टेज है उसको वो पर्टिकुलर आपको बोलते हैं कि अच्छा, तो बेसिकली उनका ये है कि अगर आपने रिएक्शन समझ लिया, रिएक्शन सॉरी आपने उस फीलिंग को जर्मिनेट होते ही देख लिया कि यार ये पैदा हो चुका है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग इट, तो इमीडिएटली आपका लेवल ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है। अच्छा, तो अभी रिएक्शन पे कंट्रोल बढ़ जाता है, चॉइस ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, चॉइस ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, चॉइस ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, एक तो आप इम्पल्स में कुछ रिएक्शन करोगे और आप एक थोड़ा सोच समझ के करोगे। सीधी सी बात है कि यार देखो एक छोटा सा गेम है कि आई थिंक एक कहानी भी है, शायद अपन ने स्कूल में पढ़ी होगी, कि एक बार नारायण जी को नारायण जो बोलते हैं, वो एक बार भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं ही होना चाहिए, नारद मुनि मैं ही होना चाहिए, मैं आपका नाम दिन रात है। तो नहीं, वो एक छोटा सा वो एक किसान है वो करता है। और
तो वो उसको एक टास्क देते हैं विष्णु जी कि तुम एक काम करो, ये एक चम्मच है, इसमें एक बूंद तेल है, इसको लेके वहां तक जाओ और वहां से वापस आओ, ठीक है, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और वो जाते हैं, एकदम से जाके वापस आते हैं, वाह वाह क्या बात है, मैंने कर दिया। बोला कि तुमने इस पूरे रास्ते में मेरा नाम, एक बार भी मेरा नाम लिया गया, क्योंकि तुम पूरे टाइम तुम्हारा ध्यान उधर ही था, ठीक है ना। और वो जो किसान था वो दिन में 2 बार ले रहा था भगवान का नाम। और बोला कि वो काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद मेरा नाम लेता है, उसके अलावा वो लेता भी नहीं है। तो वो कभी डिक्लेयर भी नहीं करता, वो कभी इस बात की को क्लेम नहीं करता कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा भक्त हो, तो वो सच्चे मन से करता है। तो विपासना में 10 दिन के बाद क्या होता है? मैंने जिम का कोर्स किया 10 दिन के लिए, फिर वो छोड़ते हैं आपको, बोलते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस इज द की। तो उनका रिकमेंडेशन होता है कि आप सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा करो। अच्छा। तो सच बता रहा हूँ, आप टाइम निकालना चालू कर देते हो। अच्छा। शुरू में आपके साथ ऐसा होता है कि वो मोटिवेशन लेवल होता है, क्योंकि आपने सुबह 3:30-4 बजे आप उठ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, 10 दिन तक लगातार यही किया, तो आपके अंदर एक साइकिल चालू हो जाती है। तो आप उसमें आप रह जाते हो, वो करना चालू कर देते हो। और एक टाइम आता है जब सोचते थे कि यार 5 मिनट भी मैं कैसे निकालूं मेडिटेशन के लिए, और यहाँ आप 2 घंटे आराम से निकाल लेते हो। आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, आप कितने भी आप सैक्रिफाइस, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप टाइम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ विपासना मेडिटेशन करने का तुम्हें? मैंने शायद एक ऐसा रास्ता मुझे दिखा है कि उस पर अगर मैं चला तो अगले 3-4 जन्म में मैं पूरी तरह से लिबरेट हो जाऊंगा। एंड आई एम हैप्पी विद इट। डोंट कंटामिनेट द सक्सेस बाय मेजरिंग इट। तो यहाँ पर मेरा यही है कि मैंने शायद वो तरीका चुन लिया, और मुझे पता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता है, इस पे मैंने चलना सीखा है, अब मुझे इस पे चलते रहना है। बाकी तो मेरी साधना पे और मेरी प्रैक्टिस ही मुझे बताएगी कि मैं कहाँ तक पहुंच पाता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट अगले 4 जन्म पे। मैंने शायद एक और चीज सीख ली कि मुझे इमीडिएट सक्सेस या इमीडिएट फेलियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, मुझे रेगुलर प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वेरी गुड। लेकिन ये चीज बुद्धिज्म में, ये चीज मुझे लगता है कि उनका जो अटैचमेंट को लेके जो कॉन्सेप्ट है, ये विपासना शायद एक ही कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है, इसके अलावा, और ये भी बहुत प्योर है। उसके बाद भी शायद आने वाले ट्रेडिशन में, बुद्धिज्म में काफी चीजें और भी इवॉल्व हुई थी, जिसके बारे में शायद अपने ईस्ट एशिया में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में काफी अलग सेक्ट्स भी चालू हुए हैं। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, एक सेक्ट है निचिन दाइशन जिन्होंने चालू किया था, उसमें चैंटिंग को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे विपासना में कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, आप बस अपने साथ बैठे हो। एक इसका दूसरा रूप है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म, बुद्धा के बाद बुद्धिज्म ट्रैवल हुआ चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में, इंडिया में, हर जगह, राइट। तो जापान से जो लोग आए बुद्धिज्म सीखने, वो अपने साथ कुछ लेके गए, उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया किसी तरीके से। तो 1200s में एक एक सिद्ध पुरुष थे निचिन दाइशन, वो इंडिया आए, उन्होंने देखा, वो परसिक्यूटेड थे जापान में वो लोग जो ट्रेडिशनली प्रेयर्स करते थे वो सही नहीं था, तो उन्होंने उसको क्वेश्चन किया, उनको जेल में डाला। तो वहां से उसकी चालू हुआ। तो उन्होंने एक मंत्र बोला, एक चैंटिंग का मंत्र बोला, नम म्योहो रेंगे क्यो, दैट यू आर प्रेइंग फॉर द डिटर्मिनेशन, लाइक अपने अंदर एक शक्ति पैदा करने के लिए प्रे कर रहे हो, ताकि यू रीच टू दैट बुद्धा नेचर। बुद्धा नेचर मतलब प्योर नेचर, लाइक सेल्फलेस एंड बुद्धा नेचर, राइट, वो अपन उसको। तो उसके लिए आप एक प्रेयर करते हो। अब उसमें क्या होता है, उसके बाद वो फिर 1900s में जो अभी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने फिर इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यादा प्रोग्रेस किया। ये कब हुए थे, कौन से? एक तो 1200s में चालू हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद चलता रहा। 1200 में ये सेक्ट चालू हो गया था, वो इंडिया सीख करके फिर वो वापस जापान गए थे, या वो इंडिया में? जापान। अच्छा। है ना। फिर उसके बाद फिर मतलब वो प्रोपेगेट कर रहे थे, उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ी, गौतम बुद्धा की टीचिंग पढ़ी, वहां से उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन लगाया। फिर उसके बाद वो वहां पे टीच कर रहे थे, तो उनको वहां पे जो रूलर था, किंग था, उसने जेल में डाल दिया। अच्छा। कि तुम ये सब गलत बात मत फैलाओ। लेकिन उनकी टीचिंग इतनी पावरफुल थी कि वो 1200 से 1900 700 साल सर्वाइव करी। साउंड्स लाइक क्रिश्चियनिटी आल्सो, उनको भी परसिक्यूट किया गया था। हाँ, लेकिन उनकी टीचिंग्स इतनी पावरफुल थी कि कंटिन्यू हुआ। वो कंटिन्यू हुआ। उसके बाद है ना 1900s में वर्ल्ड वॉर के बाद ये ज्यादा पिकअप हुआ। उसके बाद अभी जो इनके करंट मेंटर हैं, सेंसे हैं,
वो इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो मैं भी इससे जुड़ा। मेरे जो मेडिटेशन जर्नी है, जैसे मैंने बताया सितंबर से मैंने चालू किया था लास्ट ईयर, उससे पहले मैं इसके साथ जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं कि आप चैंट करो, नम्यो हो रहेंगे क्यों, 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 तेज धीरे जैसे भी आपकी स्पीड है आप उसको चैंट करो। और चैंट करो विद एन इंटेंशन कि मुझे ये गोल अचीव करना है। जैसे मान लो मुझे ये कार बाय करनी है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता नहीं कैसे पैसे आएंगे, लेकिन मुझे वो कार बाय करनी है, और आप उसके लिए चैंट करो। आप अपने एग्जाम के मार्क्स के लिए चैंट करो, और आप इसके अपनी रिलेशनशिप के लिए चैंट करो, कि जिसके लिए आपको चैंट करो। और इसमें ना जो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप एक इंटेंशन लेके चैंट करो। कहने का मतलब है कि हम लोग मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज चाहिए, हाँ, तो आई एम पुटिंग माई चैंटिंग एनर्जी बिहाइंड दैट इंटेंशन। तो मैं, और उसमें ना ऐसे बोलते हैं कि आप एक मतलब उनका एक प्रेयर का वो मॉड्यूल रहता है, तो आप है ना उसको देखते हुए प्रेयर करो। अगर इज आपके इट नॉट पास प्रेयर, इज इट मेडिटेशन और प्रेयर? मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि इज इट सो ये अपने वो जो श्लोक बोलने वाले सेक्शन में फॉल होगा ये मोस्ट लाइकली। मंत्र क्यों इसे मेडिटेशन? मेडिटेशन बोलते हैं? बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेशन इज वो ट्रेनिंग योर माइंड ना। जैसे मैं वो माला पढ़ रहा था, तो इसमें आप 1 घंटा, आधा घंटा प्योर केवल वही नम हो रहेंगे क्यों, नम हो रहेंगे क्यों, नम हो रहेंगे क्यों, नम हो रहेंगे क्यों बोल रहे हो। तो आपके दिमाग को कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है। एंड यू आर वर्बली स्पीकिंग, आपकी आंखें भी खुली हुई, आप वो देख रहे हो। अच्छा, आप वो देख रहे हो उनका मेंटल, या फिर खाली दीवार देख रहे हो, और उसके सामने आंखें खोल के आप जोर जोर से यूनिवर्स को बोल रहे हो। और अब प्रेयर से क्या होता है, आपकी एनर्जीज हाई होती हैं। अगर आपकी एनर्जीज हाई होती है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। ये मतलब गोल्डन रूल है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप चैंट करते हो, प्रेयर करते हो, पूजा पाठ करते हो, और आप फिर कोई चीज को मांगते हो, तो वो चीज आपकी पूरी होती है। इस निचिन दर्शन में मतलब बुद्धिज्म में आपको बोला जाता है कि आप एक इंटेंशन पकड़ो और उस इंटेंशन के पीछे चैंटिंग करो, तो अपनी पूरी एनर्जी उस इंटेंशन में लगा दो। तो मतलब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ये करके देखा। फिर क्या होता है, इससे फेथ बिल्ड होता है। जैसे मान लो कि आपने एक छोटी सी चीज बोली पहले कि मेरे को मेरा ये कल की मीटिंग अच्छी हो जाए, या फिर ये मेरा कल का पेपर अच्छा हो जाए, और मैंने चैंटिंग कर रहा हूँ, मैंने 1 घंटा चैंटिंग करी, 1 महीने बाद पेपर है, 1 महीने बाद मीटिंग है, तो मैंने 1 महीने तक चैंटिंग करी और मीटिंग बहुत अच्छी हुई। अब मेरा फेथ डेवलप हो गया, बिल्ड हो रहा है। फिर मैंने दोबारा कोई इंटेंशन पकड़ा छोटा, फिर मैंने दोबारा उस पर चैंटिंग करी, फिर वो भी पूरा हो गया। फिर ऐसे होते 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 होते, तो जो बिगनर्स होते हैं इसमें, उनको ये बोला जाता है कि आप एक इंटेंशन पकड़ो, उस पर चैंट करो, आपका पूरा होगा। लेकिन फिर जब आप इस प्रैक्टिस में मैच्योर होते हो, फिर उसमें गोंग्यो है, मतलब उसमें प्रेयर्स हैं, अलग अलग हैं, तो आप वो बोलो, कम्युनिटी बिल्ड करो, कम्युनिटी में जाओ, फिर ग्रुप मीटिंग्स में डिस्कशन करो। It's a sect also. It's a community thing as well. It's a Not just community. a personal individual meditation. You say beyond it. Yes, definitely. It's a community thing. बहुत ज्यादा फोकस है कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर, कि आप है ना अपने कम्युनिटी, जो दूसरे नमे हो रहेंगे क्योंकि लोग बैठे हैं चैंट कर रहे हैं, आप साथ में जाके चैंटिंग करो, तो इट बी लाइक डबल पावरफुल। मतलब इनफैक्ट जैसे अपने इंडिया में सत्संग जैसे अपने होता है। जैसे मान लो किसी मेंबर को या फैमिली को कैंसर हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बैठ के चैंटिंग करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए। इसका कम्युनिटी थिंग। इसका मुझे एक पॉजिटिव चीज जो दिख रही है कि शायद ये आपके माइंड को एक बहुत टाइम तक एक अच्छे कॉज में एंगेज रखता है, जिससे उसको डिस्ट्रैक्ट होने का। अच्छा, मैंने ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन क्या डिस्ट्रैक्शन होता है जब तुम कर रहे हो? नहीं होता ना, क्योंकि देखो आप नम हो रहेंगे क्यों बोल रहे हो, और नॉर्मली क्या होता है कि आप है ना जल्दी जल्दी बोलते हो, नम हो रहेंगे क्यों, 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 नम हो रहेंगे क्यों। तो आप ये जो बोल रहे हो, आपका पूरा दिमाग है ना इसमें फोकस है कि आप बोल रहे हो, एंड देन आपने उसमें इंटेंशन डाल रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई कार चाहिए, तो मैं उस कार के बारे में सोच रहा हूँ, कार की एनर्जी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कार में घूम रहा हूँ फैमिली के साथ, पॉजिटिविटी के। सो वॉट एवर दैट विश इज या इंटेंशन इज, उसको मैं पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा हूँ, उसके पीछे मैं अपनी प्रेयर अटैच कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स में जब ये मैसेज जाएगा
कि मुझे ये चीज चाहिए पॉजिटिव, से मैं लगातार डेली इस चीज के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, फोकस एनर्जी के साथ उसको कर रहा हूँ, तो अपने आप ही वो जैसे वो चीजें, वो जो सेइंग थी ना पोलो कोलो की, व्हेन यू रियली वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स। एग्जैक्टली, वो एक शाहरुख खान की मूवी में भी ये डायलॉग वो यूज तो हुआ मैंने था। कॉपी किया था, शाहरुख खान की मूवी का नहीं, पोलो कोलो ने लिखा था। हाँ, तो बेसिकली जो सीक्रेट का, जो रोंडा ब्रायन की सीक्रेट का जो मेन मूल मंत्र है, वो यही तो है ना कि यू पुट वॉट एवर इंटेंशंस यू पुट इन द यूनिवर्स, आपकी लाइफ वैसी होगी। आज मैं बोला रहे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स ये नहीं देख रहा कि तुम्हें पैसा चाहिए, वो ये देख रहा है कि आप रो रहे हो पैसे के लिए, तो आप वो रोते रहोगे पैसों के लिए। दैट इज द होल पॉइंट। अगर आप बोलो कि यार मेरी तो रिलेशन खराब है, मेरी तो जॉब अच्छी नहीं है, तो वो ये नहीं देखेगा यूनिवर्स की आप क्या बोल रहे हो, आपकी जॉब खराब है, ओके जॉब खराब लो। अच्छा, अगर आपका रिलेशन खराब नहीं तो है, मेरा रिलेशन खराब है या मेरा जॉब खराब है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मेरा रिलेशन अच्छा है, अच्छा, मेरा जॉब अच्छा है, मेरे को प्रमोशन मिल गया, मेरे को रिलेशनशिप में मेरा रिलेशनशिप और बढ़िया हो गया। मतलब मेरा बॉस खराब है ये नहीं बोलूं? नहीं, मतलब एकदम निचन दाइशन में ये लोग क्या करते हैं कि अगर सोचो किसी की बॉस के साथ प्रॉब्लम है, तो ये लोग ये गाइडेंस देते हैं कि आप अपने बॉस को पॉजिटिविटी दो कि बॉस के साथ अच्छा हो। अच्छा, बॉस को आप पॉजिटिव प्रेयर्स भेजो। तो मैंने एक इंटेंशन बनाया कि मेरा बॉस के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, वो मुझे सपोर्ट करे ऑफिस के अंदर, या फिर मेरा बॉस मुझे सपोर्ट कर रहा है ऑफिस के अंदर और मैं उसके ऊपर प्रेयर कर रहा हूँ। मैंने 1 साल प्रेयर किया, 6 महीने प्रेयर किया, 3 महीने प्रेयर किया है, 1 महीने प्रेयर किया। बॉस ने सुना, भगवान ने सुना। अब हो ये सकता है कि वो बिल्कुल ही रिलेशनशिप सही नहीं, तो बॉस का ट्रांसफर ही हो जाए, तुम्हें नया बॉस मिल जाए, या फिर वो बॉस समझ जाए और तुम्हें अप्रिशिएट करने लग जाए। तो ये ऐसा इस तरीके से काम करता है। मेडिटेशन इस तरह से भी किया जा सकता है। मेडिटेशन से मतलब ये था कि हाँ, जैसे शुरू में हमने 1-2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, स्टेइंग इन द करंट मोमेंट, नॉट अलाउइंग आवर माइंड टू डाइवर्ट, करेक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। आई थिंक ये सबको एमलगमेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ ला रहा है, टच कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, अब जैसे निश्चित दर्शन में अगर आप आगे बढ़ोगे, मतलब आपने 1 साल प्रैक्टिस करी, 2 साल प्रैक्टिस करी, 3 साल प्रैक्टिस करी, तब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरा इंटेंशन है। जैसा अपन ने पहले भी कवर किया था कि मैं बोलूं कि मुझे एग्जाम में पास होना है, लेकिन भगवान को पता है या फिर तुम्हारी नियति में लिखा है कि तुम यहाँ पे फेल होगे तभी जाके बिजनेस करोगे। तो जब जो निचंदाइशन में जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 1-2 साल से और उनका फेथ स्ट्रांग है कि जो मेरे साथ होगा अच्छा होगा, तो अगर मैं फेल भी होता हूँ, मुझे वो कार नहीं भी मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि आगे फ्यूचर में मेरे से कुछ अच्छा होगा। फेथ में प्रैक्टिस करने के लिए, नए लोगों को एंकरेज करने के लिए वो बोलते हैं कि आप है ना एक चीज पकड़ो, उसके ऊपर फोकस करो। तो सारी यूनिवर्स की आप उस पर एनर्जी लगा दो ताकि सारा यूनिवर्स आपको मिल जाए उसको सॉल्व करने के लिए, और आपकी हो जाएगी सॉल्व। जैसे आपकी सॉल्व हुई, आपका फेथ बढ़ गया। अब आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको छोटे मोटे डिमांड की जरूरत नहीं है, आप बस प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि जो आप करोगे, जो आपके लिए होगा, वो सही होगा। अच्छा, इसमें एक बात बताओ कि हम लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं और उसके बाद भी अगर चीजें वैसी नहीं हो, तो क्या वो चीज भी एड्रेस होती है या किसी तरह से कोई एक टेक्निक बताते हैं? यहाँ पे आपकी कम्युनिटी आपका साथ देती है। अच्छा, अगर मान लो मैं अकेला पूजा कर रहा हूँ, मैंने बहुत पूजा करा, 6 महीने में मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने भगवान को 4 गाली दी और निकल गया। अच्छा, राइट, मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया। करते हैं लोग, मतलब भगवान तेरी गलती है, तूने, भगवान ब्लेम करना इंसान को सबसे पहले आता है। राइट, भगवान को ब्लेम तो अपन आए दिन चलते चलते भगवान को ब्लेम करके चल जाते हैं। राइट, तो अगर मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, तो वहां पे फिर ये गाइडेंस काम आती है कम्युनिटी की। वो देखते हैं, अच्छा भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुमको कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, तो मुझसे मेरा फेथ और स्ट्रांग होता है, मेरा और विश्वास बढ़ता है कि हाँ यार इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। हो सकता है ये बुरा जो कर्मा जो मेरा कट रहा है, बुरा कर्मा जो मेरा कट रहा है। सी, किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में, किसी भी इस तरह की टेक्निक में मेन प्रिंसिपल ये है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है, अपनी एनर्जी लेवल को अपने आप हाई रखना है, तो अपने आप बढ़िया काम होगा। और अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई होने में रुकावटें आ रही है, इसका मतलब आपका कर्मा बहुत भारी है। आपका कर्मा इतना भारी है कि वो आपको इतनी पूजा करने के बाद भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप बस पूजा करते रहो, अगले जन्म में अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब। लेकिन पॉइंट जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसका ये था कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है और आपको लग रहा है आपके साथ प्रेयर्स आपकी पूरी नहीं हो रही है,
तो वो सपोर्ट आपको कम्युनिटी से मिलता है, तो कम्युनिटी आपको गिरने नहीं देती आई थिंक बेसिकली। आपको डिप्रेशन में जाने से भी रोकती है, अगर आप डिप्रेशन में भी हो करेक्ट, और इतने आपका सारे लोगों फेथ का साथ लूज है। नहीं होने देती। राइट, हाँ, तो कई बार होता है कि हम लोग अपनी लड़ाई या अपनी जंग अपने आप नहीं लड़ पाते हैं, करेक्ट, तो उस वक्त तुम्हारी कम्युनिटी बिकॉज इस वजह से बिल्ड हो रही है, वहां पर काम होता है। हाँ। I think और इसमें ना एक ऐप भी है, अच्छा, पूरा वो टाइमर काउंटर के साथ एक बढ़िया ऐप है, आप उसको बैकग्राउंड में चला दो, आपका काउंटर टाइमर चलता रहेगा और अपना अपना मेडिटेशन करो और एक मैंने एक मेडिटेशन की ट्रैकिंग ऐप मिलेगी। बहुत साल पहले चालू की थी, उसका पहला स्टेप ये होता था कि जब आप वो ऐप ऑन करते थे और जैसे ही आप कोई भी मेडिटेशन करना चालू कर रहे हो उस ऐप में, वो क्या करती थी, आपका फोन एयरप्लेन मोड में अपने आप डाल देती थी, अच्छा, जिससे किसी भी तरह का कॉल या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आए। आई थिंक आज की डेट में शायद वो चीज कोई अलाउड नहीं होगी वो होती है, जो भी आई डोंट नो, अलाउ हो सकती है। नहीं, पर It's a very उनकी good पर practice. ऐप बहुत अच्छी है। फिर कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं, मोटिवेट लीडर्स मोटिवेशन अपनी शेयर करते हैं स्टोरीज। अभी किसी को कैंसर हुआ है, वो अपनी स्टोरी शेयर करेगी कैसे उसको स्ट्रेंथ मिली। अब ये सब चीजें इलाज तो करती नहीं है, राइट, अब लेकिन स्ट्रेंथ देती है चीजों को डील करने के लिए, समझ देती है, एक्सेप्टेंस देती है। तो वो बहुत बहुत पावरफुल है। मतलब आप इन चीजों से जुड़ते हो, आप उनके इवेंट्स में जाते हो, आप ये प्रैक्टिस डेली करते हो, तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये एक हाउ आई मीन ये बुद्धिज्म रिलीजन में कन्वर्जन नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस। हाँ, जैसा तुमने बोला विपासना में तुम्हें मुस्लिम ओरिजिन का बंदा मिला, तो वैसे ही इसमें हर फेथ के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू है, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स तो मैंने तो नहीं continue to देखे। be Buddhist, they continue to be Christians, and they can still practice this. करेक्ट There's करेक्ट, no concept of there's no conversion, concept of just like religion change। Vipassana. हाँ, Okay. there's no concept of religion change कि भाई तुमने ये कर लिया तो तुम्हें बुद्धिस्ट ही बनना पड़ेगा, अच्छा। ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग है ना, फिर वो सिंपलिस्ट लाइफस्टाइल चालू कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल। उनको लगता है कि मुझे इस रूट से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फिर मैं क्यों इस रूट पे ज्यादा मेहनत करूं। हाँ, जैसे हिंदुइज्म में भी अगर देखा जाए तो शायद एक योग दर्शन, एक सांख्य दर्शन है, जिसमें आकार का विकल्प ना है और निराकार की विकल्प ना है। तो कहने का मतलब ये, तुम किसी भी पाथ से जाओ, जो भी पाथ तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम उस पाथ पे वॉक कर सकते हो। बिल्कुल, आई थिंक मेन चीज निश्चल दर्शन में यही है कि जब आप वाइब्रेट करते हो, और दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, जब आप चैंटिंग करते हो, नम योरेंगे की जोर जोर से चैंटिंग करते हो, या कोई भी मंत्र बोलते हो, गायत्री मंत्र है, कोई भी मंत्र है, तो आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है। और जितना आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, उतनी आपकी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती रहेंगी। मतलब मैं, खैर अभी तो मैं रेकी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने रेकी प्रैक्टिस करना चालू किया या ये नामियो रेंगे की प्रैक्टिस करना चालू किया, मुझे चीजें होती हुई दिखाई दी। मतलब मैंने छोटे छोटे गोल्स पकड़े, फिर मैंने उन पे चैंटिंग करी, और वो चैंटिंग करने के बाद उनके रिजल्ट्स मैंने देखे। तो क्या ऐसा होता है कि तुम अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम साथ में और कोई टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बेसिकली क्या है, ये एक जर्नी है। आपने है ना एक मॉडलिटी से चालू किया, मान लो आपने यूट्यूब की गाइडेड मेडिटेशन से चालू किया, हो सकता है कि आपका मैच्योरिटी लेवल 1 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, फिर आपको लगेगा कि अब मैं कहीं और जाऊं, मुझे कुछ और जानना है, मुझे हायर लेवल पे जाना है, तो आपने फिर विपासना पकड़ा, विपासना से फिर आप हाई, और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक मॉडलिटी एक दूसरे से हाई या लो है। एक टिपिकल जर्नी, आई थिंक मेरी जो जर्नी थी वो ऐसी थी, आपने जैसे एग्जांपल दिया कि गाइडेड मेडिटेशन से चालू हुआ, गाइडेड मेडिटेशन से फिर गाइडेड हटा दिया, सिर्फ मेडिटेशन ब्रेथ पे कंसंट्रेट किया। आई थिंक मैंने मंत्रा कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा। उसके बाद में विपासना पे आया, जो मुझे लगा कि यार ये शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर ये कर लिया तो आई थिंक आई कैन प्रैक्टिस अदर थिंग्स। बट आई थिंक मेन चीज ये है कि दिस इज अ सेल्फ डिस्कवरी, सबकी अपनी डिस्कवरी है, और आपको आपके लिए कौन सी मोडालिटी सूट करती है, आपके लिए कौन सी मोडालिटी सूट करती है, आपको है ना, वो आप वहां तक पहुंच जाओगे इवेंचुअली। हो सकता है आप 2 साल विपासना करो, 1 साल नमियो रेंगे क्यों करो, 1 साल रेकी करो, उसके बाद आप कहीं लामा फेरा पे चले जाओ, आप वैदिक उस पे करुणा रेकी पे चल जाओ, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन आप जिस जगह पहुंचोगे और आपको लगेगा दिस इज फॉर मी, और हो सकता है वो डेली भगवान के आगे दिया जला के हाथ जोड़ना हो, सिंपल, जैसे वो नारायण का एग्जांपल दिया था आपने फार्म किसान का, क्या पता वो हो सिंपल। तो ये सब इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे विपासना है, निचन दाइशन है, ये बुद्धिज्म से ही निकले हुए हैं,
लेकिन अपने अपने वैदिक वेदास में भी योग है, प्रेयर है, उसके बारे में कुछ आइडिया है? अष्टांग योग के बारे में सुना है? नहीं। ओके, मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अष्ट मतलब 8, योग मीन्स, अच्छा योग का मतलब क्या होता है? योगा? नहीं, योगा तो अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन ऑफ योग है, बट योग वर्ड, अच्छा। द योग वर्ड ऑन इट्स ओन, नहीं पता। योग मीन्स मिलना। अच्छा। दो नंबरों का योग करो। जैसे वो शादी में वो तो गण निकालते हैं ना? नहीं, बट योग योग मिलाते हैं कुछ? नहीं, दैट्स अ डिफरेंट। अच्छा, दैट्स डिफरेंट। बट हाँ, योग का मतलब होता है कि मिलना। अब देखो, अष्टांग योगा में 8 स्टेजेस होती हैं। ओके, देयर समथिंग कॉल्ड यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ओके, दीज आर 8 स्टेप्स। इसमें जो वर्ड ध्यान है, इसका मतलब होता है मेडिटेशन। शुरू से चालू करना, शुरू से सब सबके बताना। बता रहा हूँ कि मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। अच्छा। जस्ट वन पार्ट ऑफ अदर स्टेप्स। ओके, नाउ यम नियम। यम होता है रूटीन। तुम सुबह उठे, तुम अपना क्लीन अप किया, नहाए धोए, पूजा पाठ करी, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और अ रूटीन, दैट्स कॉल्ड यम। नियम, नाम से समझ में आ रहा है, कुछ डिसिप्लिन तुमको फॉलो करने हैं। जैसे कि तुम जैसे मान लो कि तुम नॉन वेज नहीं खाओगे, इट्स अ रूल, नॉट नेसेसरली, बट लेट्स से समझ गया। तुम अल्कोहल नहीं करोगे, तुम ड्रग्स नहीं करोगे, देयर आर थिंग्स व्हिच यू विल डू, देयर आर थिंग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड फॉर यू, दैट्स यम। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, लेकिन तुम देख रहे हो कि अगर नॉर्मल जीवन जीना है, तुम उठोगे, रूटीन होगा, तुम पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करोगे, कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करोगे। फिर प्राणायाम इज योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर है आसन। ये जो योगा जो तुम जानते हो, या दुनिया जिसको योगा बोलती है, दैट्स योग आसन, योगासन, इसलिए योगा आ गया। राइट। तो आसन मींस अंग्रेजों से योगासन नहीं बोला गया, अंग्रेजों से योग नहीं बोला गया, उन्होंने उसको योगा बता दिया। तो योग आसन इज योगासन एंड दैट इज योगा। तो दुनिया जिसको योगा मानती है वो आसन है, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। राइट। ओके, तो आपके आसन के अब आपको बोला गया कि आप आसन क्यों कर रहे हो। आसन के बाद आता है ध्यान। आप ध्यान में बैठते हो, आप ध्यान में कब बैठ पाओगे? जबकि बॉडी हेल्दी होगी। एग्जैक्टली। और आसन आपकी बॉडी को इतना हेल्दी कर देता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेट एक पोजीशन में बैठ पाते हो। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े आपको लगेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रत्याहार। सुना है वर्ड? नहीं। ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है। प्रत्यय आहार, फूड। आहार मीन्स फूड एंड प्रत्यय मीन्स समवन एल्स। किसी और का दिया हुआ खाना आप नहीं खाओगे, किसी और से दिया हुआ गिफ्ट आप नहीं लोगे, आप किसी से दी हुई कोई भी गुण अवगुण, कोई भी खाना, कोई भी पानी या किसी भी चीज नहीं लोगे आप। अच्छा। सो अगर आप विपासना का देखो, उसमें आपको क्या किया गया था? आपको काट दिया गया था। आप किसी भी चीज से आप कुछ इनपुट नहीं ले रहे थे, आप कुछ अपना आउटपुट नहीं दे रहे थे। तो प्रत्याहार इज दैट कॉन्सेप्ट। ओके, सो यू कैन सी दैट कि आपका प्राणायाम जो है, विच इज योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योर बॉडी एक्सरसाइज विच इज आसन, नियम and yam is routine, and pratyahar is actually keeping you pure. प्रत्याहार आपको प्योर करता है। इसके बाद आता है ध्यान, विच इज मेडिटेशन। अपन ने अभी तक जो भी बातें की वो सिर्फ ध्यान के बारे में बात करी, लेकिन ये इससे पहले के जितने भी ये 4 या 5 स्टेप्स हैं, ये आपको मदद कर रहे हैं ध्यान करने में। आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको डिसिप्लिन ला रहे हैं, आपको प्योर कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू ध्यान। फिर धारणा और समाधि। धारणा इज प्रेयर। धारणा का मतलब होता है कि तुम अपने आप को, ध्यान के बाद आता है, दैट मीन्स व्हेन यू हैव रीच्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ ध्यान, उसके बाद तुम धारणा कर सकते हो। अच्छा, ओके। तो उसका सिद्धि जिसको कहते हैं, या किसी पर्टिकुलर आप एक सिद्धि आप लेवल, जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दायक हनुमान जी को बोलते हैं, वो जो अष्ट सिद्धियां हैं उसके लिए आपको धारणा करनी पड़ती है। समाधि वर्ड आपने सुना होगा। अब समाधि का कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट और पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड इट ऑल्सो। समाधि एक तरह की नींद होती है। आप रोज सोचते जिसमें आप जिंदा हो लेकिन कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समाधि का ड्यूरेशन से बात नहीं हो रही, समाधि का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अच्छा। समाधि भी एक तरह की नींद होती है कि आप सोए और आप उठे, लेकिन आप सोने से पहले जो इंसान थे, आप उठने के बाद भी आप वही इंसान रहते हैं। समाधि में आपको क्या होता है कि समाधि के कई स्टेजेस होती है, उसमें से आप जब समाधि को क्रॉस करते हो, आप जब उससे निकलते हो,
आप एक टोटली डिफरेंट इंसान बन चुके होते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल विवेकानंदा, प्रॉफिट मोहम्मद, ओके, बुद्धा, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, जैसे बुद्धा को निर्वाणा मिला, ओके, स्वामी विवेकानंदा को जो ज्ञान मिला वो समाधि से निकलने के बाद के बने हो। समाधि से पहले वो कुछ और थे, समाधि के बाद सो बेसिकली वो गुफा से बाहर आ गए। हाँ, बेसिकली वो गुफा से बाहर आ गए जो प्लेटो का हमने एग्जांपल लिया था पिछले पॉडकास्ट में। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह की समाधियां होती है, उसमें आपको अलग अलग लेवल का उच्चतम ज्ञान, जो सच जिसकी हम बात कर रहे थे, वो मिलता है। तो ये जो सन्यासी जो बाहर निकलते हैं ना, वो समाधि अटेन करने के लिए निकलते हैं, ताकि उनको वो सच मिले जो पुराने ऋषि मुनियों को पता चल गया था, वो लिबरेट हो गया। मतलब मैं इस बात पे आश्चर्य कर रहा हूँ कि अपन दोनों हिंदू धर्म में पले बड़े और मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो एक मतलब कहने का मतलब है कि अगर अपन देखते हैं बाहर दुनिया में जाके, भाई कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मेडिटेशन की, या फिर बुद्धिज्म में कुछ देख लो, या फिर कहीं और कुछ देख लो, लेकिन अपने खुद के धर्म में कितना कुछ है। ये अब देखो ना, आपने सुबह से उठने और कितना लॉजिकल है। मतलब आप यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, मतलब कितना लॉजिकल भी लगता है सुनने में। जैसे मैंने अभी अपन ने बात करी विपासना की, एकदम लॉजिकल लगा, है ना, कि अपन को लग रहा है कि अभी ये एक चीज, सही चीज है जो अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने निचिन दायशन के बारे में बात करी, जो कि बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। और फिर ये जो प्रैक्टिस है, ये शायद जो भी बंदा अपनी लाइफ में कभी भी मेडिटेशन करेगा, उसको किसी ना किसी तरह का उसने वो टच किया होगा वो। नहीं, मैं बोलूंगा कि वो अनकॉन्शियसली शायद अष्टांग योगा को फॉलो कर रहा है। करेक्ट। उसको पता नहीं है, उसको नाम नहीं पता है, लेकिन वो ये चीज फॉलो कर रहा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिले कहाँ से, कहाँ पे लिखा है ये? यार सच बताऊं, मुझे कहाँ पता चला था? क्लास 8th की एक बुक में। अच्छा, एक्चुअली में अपने को सीबीएसई में पढ़ाया यार है क्लास 8th की। मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी? मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं करी। क्लास 8 का मुझे इंजीनियरिंग का याद थी, क्लास 8 का कहाँ से याद होगा यार? नहीं, एक्चुअली अपने स्कूल में आज की डेट में अपने स्कूल छोड़ने के बाद ये चीजें एक्चुअली करिकुलम में ऐड की जा चुकी हैं। अच्छा। ये जो मैंने जो बोला है, ये मेरे उसी टाइम की मेमोरी है, ये स्कूल की मेमोरी है, ठीक है। और ये जो कहता हूँ कि शायद मेरे आसपास वो किताबें थी, विवेकानंद का पूरा साहित्य पढ़ा था, उनको मैंने पढ़ा, जिसकी वजह से मेरे को ये चीज शायद अभी तक याद है। बट हाँ, ये चीजें बताई जाती है, ये चीज छुपाई नहीं जाती। गीता में भी अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट आता है। गीता में भी वो इन हर एक स्टेप को, ध्यान को, धारणा को, समाधि को कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। अच्छा। और कृष्ण ने, और मतलब अर्जुन ने उनसे पूछा है कि भाई ये अटेन कैसे करोगे, इसके तरीके क्या, उन्होंने टेक्निक्स भी बताई है। तो जब बोलते हैं ना कि भाई गीता में इतना ज्ञान है, वो इसलिए है क्योंकि उसमें योग का दर्शन है, उसमें ज्ञान का दर्शन है, उसमें कर्म का दर्शन है, उसमें ध्यान का दर्शन है। एक उनको पॉडकास्ट गीता पे करना पड़ेगा। एक नहीं, बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैंने अभी एक और किताब भी पढ़ी, मैं शायद वो भी इसी के ऊपर है, मतलब वो जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पे, जिसने क्या किया, ये सारे कॉन्सेप्ट अपने पास ले आए, वो इतनी सी किताब है। अच्छा। मतलब दिमाग खुल गया जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, देन आई केम अक्रॉस दैट, आई गॉट दैट बुक। लकीली आई एम वेरी लकी टू हैव दैट बुक। अच्छा। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू पार्ट माय वे, कोई मांगेगा तो दूंगा भी। मैं मांगने वाला था अभी। इट्स एक्चुअली लिंक दे देना Amazon का। ये मुझे किसी ने दी है और मैंने ये किताब ऑनलाइन ढूंढी, मुझे नहीं मिली। अच्छा। तो मैं उसकी शायद फोटो कॉपी करके आपको दे दूंगा। बट या इट्स अ वेरी 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 वंडरफुल बुक। तो क्या करना चाहिए अष्टांग क्या अच्छा अष्टांग योग। अच्छा एक बार बताऊं, तुम्हें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी याद है? थोड़ी बहुत। अच्छा, उसमें एक सीन है जिसमें ऋतिक रोशन पानी में जाता है, जंप करता है। हाँ। और बाहर आके रोता है, आके रोता भी। मैं तो हंस रहा था कि क्यों रो रहा है स्कूबा डाइविंग करने के बाद। तो उससे कैटरीना कैफ पूछती भी कि तुम रोए क्यों? हाँ। और फिर शायद ऐसा कुछ बोलती है कि मैं समझ गई हूँ तुम क्यों रोए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैट्स योर डिस्कवरी। तो अपना उसमें कॉमेडियन है ना, ये फरहान अख्तर। हाँ। बोलता है, अच्छा एक ही डुबकी में तुमने जिंदगी के कितने राज खोल लिए, हमें भी बता दो। अच्छा। तो उसको बोलता है कि भाई बस सांस लेते रहो। इस एक डायलॉग में एक्चुअली अष्टांग योग का पूरा आंसर है। यार तुम सुबह उठोगे ही उठोगे, तुम अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर रूटीन में डालोगे ही डालोगे, क्योंकि तुमको सुबह उठ करके अपने को फ्रेश भी होना है, नहाना भी है, ब्रश भी करना है। उसके बाद तुम एक पर्टिकुलर नियम फॉलो करोगे ही करोगे। तुम एक्चुअली में यू आर लिविंग अष्टांग योगा, वी डोंट नो दैट, बिकॉज इट हैज ऑल दीज स्टेप्स।
अगर तू एक्सरसाइज भी कर रहा है, if you are strengthening your back so that you can sit for longer, you will be doing that. आप करेक्ट। एक्सरसाइज के लिए भी कर रहे हो, और जब तुम मेडिटेशन पे कर रहे हो, हम्म। ठीक है ना। प्रत्याहार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसका इस पूरे पार्ट का बहुत डिफिकल्ट पार्ट है आज की जनरेशन में, किसी भी जनरेशन लाइफस्टाइल में। एक बार बताओ कि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमको कुछ दे, ठीक है ना। कभी तेरे को कभी कोई गिफ्ट मिल रहा हो, तेरे को कोई गिफ्ट दे रहा हो, कभी तेरे को लगा हो कि यार मुझे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसा कभी कोई भावना? कभी नहीं लगा, मुझे लगा ये वाला क्यों, बड़ा वाला क्यों नहीं लाया। इनफैक्ट मेरी शादी में ऐसा हुआ था कि मुझे इतनी चीजें दी जा रही थी कि आई वाज एक्चुअली डिस्टर्ब्ड। मुझे क्योंकि बिकॉज शायद मैं प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट जानता था और मैं उसके बारे में बहुत घुस चुका था। आई थिंक उससे शादी से पहले मैं बहुत रीडिंग कर रहा था, तो मुझे गिफ्ट और फ्री आइटम्स को लेके एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बन गया था, जो कि गलत था, टू बी ऑनेस्ट, कि नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। जबकि ये होता है कि तुम किसी के पर गुण अपने अंदर मत लो। अगर कोई तुमको गाली दे रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, ये इट्स दैट कॉन्सेप्ट। बट वो समझने में, रियलाइजेशन होने में बहुत टाइम लगा मुझे। ये एक बहुत मुश्किल पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, तुम्हारे अंदर त्याग की भावना और जो होता है ना कि मुझे ये चाहिए, डिटैचमेंट तो नहीं, लेकिन एक होता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, आहा ये मिल जाए, ये भावना बहुत लेवल तक कंट्रोल हो जाती है। तुम एक प्यासे आदमी की तरह हर जगह पे नहीं जाते, एक भूखे आदमी की तरह नहीं जाते, एक तृप्त व्यक्ति की तरह जाते कि भाई मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए। जब बोलते हैं ना जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह, पता नहीं आज बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट, ये प्रवृत्ति उस प्रत्याहार के प्रैक्टिस से बहुत बढ़ जाती है। मतलब मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को बड़ा पावरफुल लग रहा है ये कंसेप्ट यार। मतलब मैं मतलब वो है ना कुआं बगल में बच्चा गांव में ढिंडोरा, क्या वो बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। हाँ, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा वाली बात होगी। मतलब अपने पास इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं और अपन दुनिया जहां ढूंढ रहे हैं इसको करने के लिए। एक किताब तुमको दे सकता हूँ, उसका नाम है राजयोग, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। इनफैक्ट तुमने ब्रह्म कुमारी का नाम सुना होगा, दे प्रैक्टिस राजयोग, एंड राजयोग प्रैक्टिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो चीजें जो बताई मैंने आठों की आठों, वो लोग बहुत अच्छे से सलीके से करवाते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि अपनी लाइफ में एक बार उनकी प्रैक्टिस को भी गो थ्रू करूं। इनफैक्ट मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया है, आर्ट ऑफ लिविंग के मैंने काफी कोर्सेज किए हैं। मैं चाहता हूँ एक ईशा फाउंडेशन का भी एक कोर्स होता है जिसमें वो इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं। मुझे वो भी करना, बिकॉज जैसा तुमने मुझे बताया था कि यू नेवर नो कि कौन सी टेक्निक, कौन सी मोडालिटी तुम्हें सूट करेगी। ठीक है, मुझे ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, एंड आई रियली वांट टू टेस्ट। कहता है ना कि मैंने 3 रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, एक चौथा ट्राई कर लेते हैं। सी आई थिंक इन सब मोडालिटीज का मेन पर्पस यही है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स हाई रखो, प्योर रखो, और अपने कर्मास का बर्डन लूज करो, ताकि आप अपने कार्मिक साइकिल से दूर हो सको और छूट सको और जाके मोक्ष मिल जाओ। बहुत बड़ी बात है यार, अगर मिल जाए। और मैं कहता हूँ कि मैंने शायद तुमको ये कहानी सुनाई भी है पहले भी, लेकिन अभी टॉपिक ऐसा आ गया कि सुनाने का मन कर रहा है, बता दो। ठीक है, तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि बहुत बार कहानी बनाते हैं, राइट, बाय द वे। तो देखा कि एक साधु जो है पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अब साधु ने नारायण जी को बोला कि ये तो बड़े सिद्ध पुरुष है, चलो इनसे पूछ लेता हूँ कि मैं इतने वर्षों से, इतने जन्मों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो बोलता है कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुमको मिल जाएगा। वो बंदा फ्रस्ट्रेट, अरे यार मेरे को तो साला इतने सात जन्म हो गए, मैंने तो फालतू में टाइम वेस्ट किया, मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है। कट टू नेक्स्ट, वो आगे जाते हैं, एक और पेड़, एक और साधु, वही सवाल कि नारद मुनि इतने सालों से कर रहा हूँ तपस्या, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। उनको भी वही जवाब कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं वो जिस दिन मतलब उतने में तुम्हारे को मिल जाएगा। वो बंदा खुश, अरे यार इसका मतलब कि मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं जान सकता हूँ मुझे कितना मिलेगा, मैं लगा रहता हूँ। उसको उसी क्षण पे मोक्ष मिल गया। मोक्ष पता क्यों मिला? क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया था, उसको पता चल गया था कि हाँ मैं मेहनत से नहीं घबरा रहा हूँ। और मैं इस चीज में तुम्हारी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि तुम लगे हुए हो। एक है ना छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया अभी। अपन कर्मा की बात कर रहे हैं, हाँ, कि इंसान अपना कर्मा लेकर आता है। अब वो साधु नीचे बैठा है और सारे जो पत्ते हैं वो पुराना कर्मा है। जैसे वो कर्मों का भार उतार रहा है अपनी तपस्या से, क्योंकि नारद मुनि ने यही बोला ना कि आप जब ये पत्ते सब उतर जाएंगे तब तुम्हारा भार उतर जाएगा, तो मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। तो जैसे ही भार उतार रहा है, लेकिन नए नए पत्ते और निकल के आ रहे हैं, जो कि उसका नया कर्मा है। तो कहने का मतलब यह है कि
इन सब चीजों में आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना पुराना कर्मा उतारना है, आपको अपना नया कर्मा सिद्ध करना है, तभी आगे जाके आपको मोक्ष मिलेगा। मिलेगा, एक दिन मिलेगा। लेकिन उसके वो जो सन्यासी निकले थे घर छोड़कर, अपना नाम छोड़कर, अपना कुल छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर, हमको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर जरूर चलना है। हाँ हाँ, और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि भाई आप चले, आप 1 साल बाद पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इसमें आपको जन्मों लग जाएंगे, और जीवन भर चलना है। जीवन भर तो चलना ही है, जन्म भी लग जाएंगे, मतलब आगे के जन्म भी लग जाएंगे। लेकिन आप जितना अपना कर्मा उतारते रहोगे, कितना कर्मा उतारते रहोगे। अच्छा, एक चीज है ना, छोटी सी मैं बोलना चाहता हूँ। आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कुछ पैटर्न्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी की आदत है, आई थिंक जुआ की आदत थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन मान लो कि आपको धोखा मिलता है, नहीं आपको धोखा लाइफ में रिपीट होती है, जैसे धोखा मिलता है, जैसे आपको लगे कि अरे मेरे तो सगे भाई ने धोखा दिया, या फिर मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया, मेरी बीवी ने भी मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चे भी मुझे धोखा दे रहे हैं। तो ये आपका पैटर्न है, मतलब कि आपको धोखा मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, धोखा। जब तक आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे, तब आपको नए लेसन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जैसे मान लो आपके कर्मा के कारण आपको धोखा मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, धोखा मिल, लेकिन आप समझ गए और आपने इस पैटर्न को ब्रेक किया, तो अब आपको दूसरा चैलेंज मिलेगा, जलन का। अब आप सबसे जल रहे हो, तो कैसे आप इस पैटर्न से बाहर निकलोगे? तो मेरे को ऐसा लगता है भगवान भी बैठा बैठा ऊपर मजे कर रहा है कि बोला इसको अभी जलन दे देता हूँ, इसको गुस्सा दे देता हूँ, इसको गरीबी दे देता हूँ, और देखता हूँ ये लोग कैसे करते हैं, कैसे अपने पैटर्न को ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक कर पाएंगे तो इनको नया चैलेंज मिलेगा, ज्यादा चैलेंज। इनफैक्ट मेडिटेशन का ये रूल है, कि अगर आप मेडिटेशन करते हो चालू, तो शुरू में आपके साथ बुरा ही होता है, क्योंकि एक नाला सोचो, नाले में गंद जमा हुआ है और आपने मेडिटेशन का पानी उसमें डाला, तो पहले तो जमेगा ही ना सारा एक तरफ जाके। अगर इस तरफ से पानी डाला है तो पहले तो कचरा ही निकलेगा और बहुत सारा निकलेगा। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर इस जर्नी पे चलते हैं, पहले उनको साथ थोड़ा सा नीचे ही जाते हैं वो, और फिर नीचे जाके फिर वाह एकदम से ऊपर आते हैं। मतलब ये वैसा है कि जैसे हमको ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि पहले एक टेस्ट ट्यूब में पानी भर लो, उसमें आग लगाओ, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पानी का लेवल नीचे जाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। वो नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि टेस्ट ट्यूब का साइज बढ़ेगा, फैलेगा, तो पानी का लेवल उसकी वजह से नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर आएगा। हाँ। तो दैट मीन्स वो आग और फैलना इज अ साइक्लिक थिंग। तो आपका कहने का मतलब कि इनिशियल सेटबैक्स शुड नॉट सेट यू बैक। करेक्ट।